जिस तंग कमरे में पुलिस ने मुझे हथकड़ी लगाकर दीवार के साथ जकड़ रखा था, वहां दिन की रोशनी बिल्कुल नहीं आ रही थी। एक छोटा सा बल्ब दीवार पर जल रहा था। बाहर दूसरे कमरों से कभी कभी आदमियों के बातें करने और दरवाजे के आगे से गुजरने की आवाज आ जाती थी। खुदा जाने कितना वक्त गुजर गया होगा कि संतरी आया, उसने मेरी जंजीर खोली, मुझे आगे लगाकर एक तंग और गंदे गुस्ल खाने में ले गया और मुझे गाली देकर बोला, चल बे, जो कुछ करना है जल्दी करके बाहर आ जा। 2 मिनट से ज्यादा लगाए तो मैं गर्दन तोड़ दूंगा। उसके बाद मुझे वापस इस कोठरी में लाकर दीवार के साथ जकड़ दिया गया। इस दौरान मुझे इतना अंदाजा हो गया कि दिन की रोशनी गायब हो चुकी है और बाहर शाम पड़ गई है, मगर मेरे लिए दिन और रात एक बराबर थे। मैंने संतरी से कहा कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकता, कम से कम मेरी हथकड़ी तो खोल दो। उसने मुझे गाली दी और चला गया। उसके कोई 1 घंटे बाद मुझे दोबारा चाय और डबल रोटी खाने को दी गई। मैंने खा ली और दीवार से लगकर फटे हुए कंबल को जिस्म के गिर्द लपेटकर सर्दी से बचने की कोशिश करता रहा। मेरा ख्याल है कि रात हो गई होगी, क्योंकि पुलिस स्टेशन से जो आवाजें किसी वक्त सुनाई दे जाती थीं, अब वो सुनाई नहीं देती थीं। कहते हैं कि नींद सूली पर भी आ जाती है। मुझ पर भी हल्की हल्की गुनूदगी सी तारी होने लगी थी कि दरवाजा खुला और मैंने देखा कि सिख थानेदार 2 आदमियों के साथ अंदर आ रहा है। मैं इंतहाई बेबसी के आलम में उनको देख रहा था। सिख थानेदार के साथ जो 2 आदमी थे वो पुलिस के आदमी ही लगते थे, मगर वर्दी में नहीं थे, शायद इंटेलिजेंस के आदमी थे। तीनों मेरे करीब आकर खड़े हो गए। सिख थानेदार ने बड़ी रोबदार आवाज में मुझसे पूछा, क्यों, अभी तक तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हुआ या नहीं? मैंने कहा, आप लोगों ने मुझे नाहक यहाँ कैद कर रखा है। ना मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ, ना मैं दहशतगर्द हूँ और ना ही मैंने किसी को कत्ल किया है। सिख थानेदार ने आवाज देकर बाहर से उसी संतरी को बुलवाया जिसने मुझे हथकड़ी लगाई थी। मुरलीधरन, इसको मुगल आजम के शीश महल में ले आओ। ये कहकर सिख थानेदार और उसके दोनों साथी कमरे से चले गए। संतरी ने जंजीर दीवार के हुक से खोलकर अपनी पेटी के साथ बांधी और मुझे खींचकर उठाते हुए कहा, चलो तुम्हें मुगल आजम के शीश महल की सैर करवाएं। मैं ऐसा भी अहमक नहीं था कि ये समझता कि ये लोग वाकई मुझे दिल्ली में मुगल आजम शहनशाह अकबर के शीश महल की सैर करवाने ले जा रहे हैं। जाहिर है वो मुझे किसी दूसरे अकूबत खाने में ले जा रहे थे, जहाँ मुझे इससे ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया जाने वाला था और इससे ज्यादा अजियतें दी जाने वाली थी। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। अब मुझे जिस कमरे में ले जाया गया, वहाँ पहले से एक आदमी लोहे के एक शिकंजे के पास जमीन पर बैठा हुआ था। थानेदार और उसके साथियों को देखकर वो जल्दी से सलाम करता हुआ उठकर खड़ा हो गया। थानेदार ने उससे पूछा, क्यों ओए मसल्ली, खड्डा लगा दिया है? उस आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ सरकार, सब कुछ तैयार है। थानेदार ने कांस्टेबल को इशारा किया। कांस्टेबल ने मेरी हथकड़ी उतार दी। 3 आदमियों ने मुझे पकड़कर जबरदस्ती शिकंजे पर लेटा दिया। ये शिकंजा लोहे के एक स्ट्रेचर की तरह का था, जिसके दोनों जानिब लोहे के क्लैंप लगे हुए थे। मेरे दोनों हाथ और दोनों पांव लोहे के क्लैंपों में फंसाकर जकड़ दिए गए। उसके बाद जो आदमी शिकंजे का इंचार्ज था, उसने एक गोल हैंडल को आहिस्ता आहिस्ता घुमाना शुरू कर दिया। मेरे दोनों बाजू और दोनों टांगे खींची जाने लगी। 3-4 सेकंड के बाद ही मेरी चीखें निकल गईं। मेरे बाजू और टांगे ऐसा लगता था अपने जोड़ों से निकलने वाली हैं। मैंने चिल्लाकर कहा, मैं बेगुनाह हूँ, मुझ पर जुल्म न करो। शिकंजे का हैंडल आहिस्ता आहिस्ता घुमाया जा रहा था और मेरे बाजू और टांगे मेरे जिस्म का साथ छोड़ रही थी। दर्द की ऐसी टीसें उठ रही थीं जैसे कोई मेरे जिस्म में लोहे की सलाखें ठोक रहा हो। जब मेरी चीखों की आवाज भी कमजोर पड़ गई तो थानेदार की आवाज आई, ठहर जाओ। दर्द रुक गया। टीसें अपनी जगह पर ठहर गईं। मेरे बाजू और टांगों के पट्टे सिमटने लगे। हड्डियों के जोड़ एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन मेरे बदन में जैसे बिल्कुल जान नहीं रही थी। मेरा सांस धूंकनी की मानिंद चल रहा था। थानेदार और उसके दोनों साथी जो सिविलियन कपड़ों में थे, मेरे दाएं बाएं करीब आ गए। थानेदार ने अपनी छड़ी मेरे होंठों पर आहिस्ता से मारकर कहा, अब भी वक्त है, अपने साथियों के नाम पते बता दो, तुम्हें इसी वक्त छोड़ दिया जाएगा। मैंने कहा, मेरा कोई साथी नहीं है, मैं अकेला ही मशरकी पाकिस्तान से जान बचाकर भागा था। मेरा कोई साथी नहीं है, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। थानेदार के हुक्म से मेरे जिस्म को एक बार फिर शिकंजे में कसा जाने लगा। एक बार फिर मेरी चीखें बुलंद होने लगी। इन चीखों पर वाकई मेरा कोई इख्तियार नहीं था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे अंदर कोई दूसरा आदमी है जो शदीद तकलीफ के आलम में बेइख्तियार होकर चीख रहा है। शायद ये एक कुदरती बात थी। इस बार मुझे इस कदर टॉर्चर किया गया था कि मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे कोई होश न रहा। जब होश आया तो मैं उसी तरह शिकंजे के स्ट्रेचर पर पड़ा था। मेरे दोनों हाथ और पांव लोहे के क्लैंपों में जकड़े हुए थे, लेकिन मुझे शिकंजे में कसा नहीं जा रहा था। थानेदार और उसके साथी वहीं बैठे थे। मुझे होश में आता देखकर थानेदार मेरे पास आ गया।
बोला अभी भी वक्त है, मैं तुम्हें आखिरी बार मोहलत दे रहा हूँ। अगर इस मोहलत के बाद भी तुमने ये न बताया कि तुम्हारे साथी दिल्ली में किस जगह पर हैं, तो मैं अपने हाथ से तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। मुझे शिकंजे से निकाल कर वापस पहले वाले तंग कमरे में लाकर डाल दिया गया। इस तरह मुझे हथकड़ी लगाकर जंजीर के साथ दीवार की हुक में जकड़ दिया गया था। मेरी कलाइयां और पांव सख्त दर्द कर रहे थे, शानों में भी दर्द हो रहा था और कूल्हे की हड्डियां भी दुख रही थी। मैं अकेला रह गया तो मैंने गिड़गिड़ा कर खुदा से अपनी निजात की दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद मुझे सुकून सा मिल गया। संतरी मेरे लिए मैले कुचैले डोंगे में चाय और डबल रोटी लेकर आ गया। उसने डोंगा और डबल रोटी मेरे आगे रखी और मेरे करीब ही बैठ गया और कहने लगा, तुम दूसरों की खातिर अपनी जान से क्यों दुश्मनी कर रहे हो? वो लोग आज नहीं तो कल पकड़े ही जाएंगे, फिर तुम क्यों इतनी तकलीफ उठाते हो? एक बात मैं तुम्हें बताए देता हूँ, सरदार जी हमारे थानेदार ही नहीं, दिल्ली के सबसे जालिम पुलिस ऑफिसर मशहूर हैं। ये जो कहते हैं कर दिखाते हैं। इन्होंने कई मुजरिमों को अपने हाथों से गोली मारी है। मैंने कहा, भाई मैं इन्हें क्या बताऊं, मेरा कोई साथी है ही नहीं, मैं अकेला ही ढाके से भागा था। संतरी बोला, ठीक है, अगर तुम मरना चाहते हो तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। एक और बात मैं तुम्हें बताना जरूरी समझता हूँ, तुम्हें गोली से नहीं उड़ाया जाएगा। जिस तरह तुम्हें मारा जाएगा अगर मैं तुम्हें बता दूं तो खौफ के मारे तुम्हारी अभी जान निकल जाए। याद रखो, अगर तुमने अपने साथियों के नाम न बताए तो तुम्हें बेहद अजियतनाक मौत मारा जाएगा। ये कहकर संतरी चला गया। मैं समझ गया कि थानेदार ने उसे मुझे डराने के लिए भेजा था कि मैं इस किस्म की बातों से खौफ खाकर उसे अपने साथियों के नाम पते बता दूं, मगर मैं किसी और ही मिट्टी का बना हुआ था, ऐसी बातों से डरने वाला नहीं था। वो रात गुजर गई, दूसरा दिन आ गया। उस रोज मुझे शाम तक किसी ने कुछ न कहा। रात हो गई तो मुझे दो सिविलियन कपड़ों वाले आदमी कोठड़ी से निकाल कर एक तहखाने में ले गए। ये तहखाना पुलिस स्टेशन की इमारत के नीचे बना हुआ था। यहाँ सिख थानेदार के साथ दो संतरी भी बैठे हुए थे। एक तरफ खाली बोरी पड़ी थी, दरमियान में स्टूल रखा हुआ था। मुझे स्टूल पर बिठा दिया गया। थानेदार कहने लगा, इस जगह से तुम्हारी जिंदगी का सफर भी खत्म हो सकता है और तुम्हें एक नई जिंदगी भी मिल सकती है। अगर तुम हमें अपने साथी पाकिस्तानी आतंकवादियों के नाम पते बता दो तो तुम्हारी नई जिंदगी का आगाज होगा। अगर नहीं बताओगे तो तुम्हारी जिंदगी का सफर इसी जगह पर खत्म हो जाएगा और तुम्हें ऐसी मौत मारा जाएगा कि जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बोलो क्या कहते हो? मैंने कहा, थानेदार साहब यकीन करें मेरा कोई साथी नहीं है। जब मेरा कोई साथी ही नहीं है तो मैं आपको उनके नाम पते कैसे बता सकता हूँ? थानेदार ने सिविलियन कपड़ों वाले आदमी की तरफ देखा और कहा, ये नहीं मानता, चल अपना काम शुरू कर दे। मुझे हथकड़ी नहीं लगी हुई थी, सिर्फ मेरे हाथ पुश्त पर रस्सी से बंधे हुए थे। परसू उस शख्स का नाम था जिसने मैली सी धोती और पुरानी गर्म चादर ऊपर ले रखी थी और खाली बोरी के पास जमीन पर बैठा हुआ था। थानेदार का हुक्म सुनकर वो उठा। दो संतरियों ने मेरे बाजू मजबूती से पकड़ लिए। परसू ने खाली बोरी उठा ली। दोनों संतरियों ने मुझे स्टूल पर से ऊपर उठा लिया। परसू ने बोरी खोलकर मेरी टांगों तक चढ़ाई और कमर तक लाकर उसे इस तरह रस्सी से बांध दिया जिस तरह हम शलवार बांधा करते हैं। मेरी समझ में अभी तक नहीं आया था कि ये लोग मेरी टांगें बोरी में किस लिए डाल रहे हैं। मैं यही समझ रहा था कि बोरी खाली है। जैसे ही मेरी टांगें बोरी में डालकर उन्होंने उसकी रस्सी मेरी कमर के गिर्द कसी, बोरी के अंदर से फुनकारों की खौफनाक आवाजें आने लगी। ये महसूस करके मेरा जिस्म दहशत के मारे सर्द पड़ गया कि जिस बोरी को मैं खाली समझ रहा था उसमें पहले ही से एक सांप डाल दिया गया था। सांप बार बार मेरी टांगों से टकरा कर फुनकारे मार रहा था। हकीकत ये थी कि वो मेरी टांगों से दूर भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरे जिस्म से दिल्ली के पुरस्कार साधु की पिलाई हुई जड़ी बूटी की खास बू खारिज हो रही थी, जिसकी वजह से सांप मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहा था। मगर बोरी ऊपर से बंद थी और वो बोरी से बाहर नहीं निकल सकता था। बोरी के अंदर वो कभी बोरी के एक तरफ हो जाता, कभी दूसरी तरफ फुनकार कर दौड़ता और मेरी टांगों और पांव और घुटनों से बार बार टकरा जाता। मुझे मालूम था कि ये सांप जिससे ये लोग मुझे डसवा कर मारना चाहते हैं मुझे नहीं डसेगा, मगर वो मुझसे दूर भाग भी नहीं सकता था। वो शदीद गुस्से और बेबसी के आलम में बोरी के अंदर फुनकार कर अपने गुस्से का इजहार कर रहा था। धोती खेस वाला परसू शायद सरकारी सपेरा था। वो बोरी की तरफ ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सांप बोरी के अंदर इतना परेशान क्यों हो रहा है और उसने अभी तक मुझे डसा क्यों नहीं। थानेदार ने सपेरे की तरफ देखा और कहा, कैदी तो अभी तक जिंदा है। परसू बोला, महाराज सांप अपने शिकार से खेल रहा है,
अभी डसेगा, उसके बाद ये आदमी स्टूल पर बैठा नहीं रहेगा। खुदा जाने क्या बात हुई कि सांप ने मेरी पिंडली पर डस लिया। मेरा ख्याल है कि ये हरकत उसने घबराहट में की थी। वो मुझसे भाग जाना चाहता था लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। चुनाचे उसने अपनी मर्जी के खिलाफ झुंझुला कर मुझे डस दिया था। मुझे तो कुछ न हुआ लेकिन मैंने महसूस किया कि सांप बोरी के अंदर मुझे डसने के बाद नीचे मेरे पांव के पास गिर गया था। उसकी फुनकारें भी बंद हो गई थी। अचानक मुझ पर गनूदगी सी तारी होने लगी। मेरा सर डोलने लगा। उसके बाद मेरा सर एक तरफ को ढलक गया और मुझे अपना जिस्म हल्का होता महसूस हुआ। मुझे फौरन ख्याल आया कि शायद मैं इंसान से सांप की शक्ल इख्तियार कर रहा हूँ, मगर ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरा जिस्म मामूली सा हल्का हो गया था लेकिन मैं इंसानी रूप में ही था। मेरा सर ढलक गया था। जिन दो संतरियों ने मुझे बाजुओं से पकड़ रखा था उनमें से एक ने कहा, जनाब आली, कैदी मर गया है। मेरे सांप ने इसका काम तमाम कर दिया है। सिख थानेदार उठकर मेरे करीब आया। मैं उसे साफ देख रहा था मगर मैं अपने जिस्म को हरकत नहीं दे सकता था। आंखें भी इधर उधर नहीं घुमा सकता था, न गर्दन हिला सकता था। सांप के जहर ने मेरे खून में दाखिल होकर मुझे साकित कर दिया था। मैं मरा नहीं था लेकिन अगर कोई देखता तो उसे यही लगता कि मैं मर चुका हूँ। मेरे दिल की धड़कन या तो बंद हो गई थी या इतनी मध्यम पड़ गई थी कि सिर्फ दिल का डॉक्टर ECG करके ही धड़कन को महसूस कर सकता था। थानेदार ने मेरी नब्ज देखी। मेरी गर्दन पर एक तरफ उल्टा हाथ रख कर देखा कि मेरा दिल धड़क रहा है या नहीं। उसने सपेरे से कहा, तुम्हारे सांप ने काम दिखा दिया है, बोरी खोल दो। मुझे फर्श पर लिटा दिया गया था। मैं उन लोगों की आवाजें सुन रहा था, उनको देख रहा था। परसू सपेरे ने जल्दी से बोरी की रस्सी खोलकर उसे मेरी टांगों से अलग किया और अंदर हाथ डालकर सांप को पकड़कर बाहर निकाला। मैं देख रहा था, सांप उसके हाथों में बेजान रस्सी की तरह लटक रहा था। उसने इंतहाई हैरानी के साथ कहा, सरकार, मेरा सांप भी मर गया है। थानेदार ने सांप की तरफ देखकर कहा, कैसे मर गया? सपेरा परसू अपने सांप पर नजरें जमाए हुए बोला, कुछ समझ में नहीं आता जनाब, ये कैसे हो गया? कैदी भी मर गया है और मेरा सांप भी मर गया है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। थानेदार ने कहा, हो गया है तो फिर क्या हुआ? मुर्दा सांप को बाहर ले जाकर फेंक दो। जाओ, सुबह थाने आ जाना, तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी। मेरी आंखें खुली थीं जो देखने पर यकीनन पत्थर की तरह बेजान लग रही होंगी, लेकिन मुझे इन आंखों से सब कुछ नजर आ रहा था। सपेरा मुर्दा सांप को लेकर तहखाने से निकल गया। थानेदार ने दोनों संतरियों से कहा, आतंकवादी दुश्मन मर गया है, इसका यही अंजाम होना था। हम एक एक आतंकवादी को इसी तरह मार मार कर खत्म कर देंगे। इसे उठाकर पुराने खाल पर ले जाओ और गड्ढा खोद कर दबा दो। दोनों संतरियों ने मुझे बाजुओं और टांगों से पकड़कर उठाया और तहखाने की सीढ़ियां चढ़कर एक दूसरे कमरे में ले आए। यहाँ उन्होंने मुझे एक पुराने कंबल में लपेटा और एक संतरी ने मुझे अपने कांधे पर डाल लिया। मेरा चेहरा कंबल में छुप गया था। मैं कुछ नहीं देख सकता था। मुझे लेकर संतरी चलता रहा। फिर मुझे या मेरी लाश को एक गाड़ी में डाल दिया गया। रात का वक्त था। लगता था रात काफी हो गई है क्योंकि बाहर खामोशी थी। सांप ने बोरी के अंदर मेरी पिंडली पर काटा था। उसने ये हमला शायद अपनी जान बचाने के लिए किया था, क्योंकि वो मेरे जिस्म से निकलने वाली खास जड़ी बूटी की बू से निजात हासिल करना चाहता था, मगर बोरी ऊपर से बंद थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसने घबरा कर मुझे डस दिया था। उसके जहर का असर मुझ पर यह हुआ कि मैं मर तो न सका, लेकिन मेरा जिस्म बेजान हो गया। मैं कोई हरकत करने के काबिल नहीं रहा था। सिर्फ मेरे होशो हवास बरकरार थे। मैं सुन सकता था, देख सकता था, मगर अपनी आंखों को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमा नहीं सकता था। मुझे यकीन था कि अगर मैं बोलना चाहूं तो बोल भी सकता था। इस ख्याल से मुझ पर खौफ तारी हो गया था कि ये संतरी मुझे किसी वीरान जगह पर गड्ढे में दबाने ले जा रहा है। अगर मैं उसी तरह बेजान रहा तो मेरा अंजाम क्या होगा? मैं सांस जरूर ले रहा था, मगर इतनी आहिस्ता आहिस्ता सांस की आमदरफ्त जारी थी कि खुद मुझे भी उसका एहसास नहीं हो रहा था। मेरा दिल भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता धड़क रहा था। जाहिर है अगर मैं जमीन के अंदर दफन कर दिया गया तो मैं खुद बाहर नहीं निकल सकूंगा और गड्ढे में जमीन के अंदर पड़े पड़े मेरा जिस्म गलने सड़ने लग जाएगा। ये तसव्वुर ही बड़ा हैबतनाक था कि मैं जिंदा हालत में अपने जिस्म को हड्डियों के ढांचे में तब्दील होते महसूस करूं। कुछ समझ में नहीं आता था कि आगे चलकर क्या होगा। जिस गाड़ी या वैगन में मुझे फेंका गया था वो दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती चली जा रही थी। मैं कंबल में लिपटा हुआ था। मेरा चेहरा भी कंबल में छुपा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। गाड़ी ने कई मोड़ काटे। आखिर एक जगह पहुंचकर उसकी रफ्तार हल्की हो गई और फिर रुक गई। साथ 2 या 3 संतरी थे। वो एक दूसरे से बातें करते नीचे उतरे। मेरी लाश को घसीट कर
जमीन पर डाल दिया गया। मुझे फावड़ा चलाने की आवाज आई। मुझे दफन करने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था। मुझ पर नाकाबिले बयान खौफ की कैफियत तारी थी। थोड़ी देर बाद मैं जमीन के अंदर दफन किया जाने वाला था। मैंने दुआ मांगनी शुरू कर दी कि ऐ खुदा, तू ही जिंदगी और मौत देने वाला है, मेरे गुनाह माफ कर दे, मुझे इस जिंदा हालत में अपने आप को मरते देखने के अजाब से बचा ले। संतरियों को कौन सी बाकायदा कब्र खोदनी थी। उन्होंने जमीन में 2-3 फुट गहरा गड्ढा खोदा और फावड़ा चलाने की आवाज रुक गई। एक संतरी ने कहा, चलो इसे उठाकर गड्ढे में डाल दो। मुझे किसी ने उठाया नहीं, बल्कि मेरी टांगे 2 आदमियों ने पकड़ी और घसीटकर उस गड्ढे में फेंक दिया। मैं गड्ढे में इस तरह गिरा कि मेरे घुटने मेरे सीने के साथ लग गए और चेहरा गड्ढे की दीवार के साथ लग गया। मेरे ऊपर धड़ धड़ मिट्टी गिरना शुरू हो गई। गड्ढे को मिट्टी से पुर किया जा रहा था। मिट्टी में छोटे बड़े पत्थर भी थे जो मेरे जिस्म पर गिर रहे थे। संतरी आपस में बातें भी कर रहे थे। उनकी आवाजें मध्यम होती गईं। इसकी वजह यह नहीं थी कि उन्होंने अपनी आवाजें धीमी कर ली थी, बल्कि असल वजह यह थी कि मैं जमीन के अंदर चला गया था और मिट्टी से गड्ढा भर दिया गया था। फिर मुझे महसूस हुआ कि 2 आदमी मिट्टी को अपने पांव से दबा रहे हैं। उसके बाद किसी ने दूसरे से कुछ कहा जो मेरी समझ में न आया। गड्ढे को दबाने वाले पांव रुक गए। उसके साथ ही फावड़ा गाड़ी में फेंकने की हल्की सी आवाज आई। गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ और इंजन की आवाज मेरे कानों से दूर होकर गायब हो गई। अब हर तरफ मौत का सन्नाटा तारी हो गया था। किसी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अगर दूर से किसी गाड़ी के गुजरने की आवाज आती भी होगी तो वो मुझे कब्र के अंदर सुनाई नहीं दे रही थी। एक तरह से मैं कब्र में ही पड़ा था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मरने के बाद मुर्दा इसी तरह कब्र में पड़ा होता होगा। मैं दिल में तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ रहा था और खुदावंद करीम से रहम की भीख मांग रहा था और सोच भी रहा था कि अगर मेरे जिस्म में कुछ देर तक हरकत पैदा न हुई तो मेरा अंजाम वही होगा जो एक लाश का होता है। अगरचे मेरे जिस्म से खारिज होने वाली जड़ी बूटी की खास बू की वजह से अभी तक कोई कीड़ा मकोड़ा या चींटी मेरे करीब नहीं आई थी, मुझे मालूम था कि अगर मैं 2-1 दिन तक इसी हालत में कब्र में पड़ा रहा तो खुद मेरा जिस्म कीड़े मकोड़ों में तब्दील हो जाएगा। यही सोच सोच कर मेरा दिल डूबा जा रहा था। मैं बेजान पत्थर की तरह जमीन के अंदर पड़ा था। वक्त का कुछ एहसास नहीं था। मैंने हल्की सी चीख मारी, ये देखने के लिए कि क्या मैं बोल सकता हूँ। मैं ऊंची आवाज में अल्लाह से दुआ मांगने लगा। ये देखकर मुझे थोड़ा सा इत्मीनान जरूर हुआ कि मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे बोलने का अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मैं कुछ वक्त के बाद हड्डियों के ढांचे में तब्दील होने वाला था। किसी को खबर नहीं थी कि मैं जमीन में जिंदा दफन कर दिया गया हूँ। बाहर से किसी किस्म की आवाज नहीं आ रही थी। लगता था कि मुझे किसी दूर दराज ऐसी वीरान जगह पर जमीन में दफन किया गया है जहां से किसी इंसान का गुजर नहीं होता। कुछ पता नहीं कितना वक्त गुजर गया था। रात गुजर गई थी या नहीं, मेरे लिए तो कब्र के अंदर भी रात ही पड़ी थी। आंखों के आगे जो कंबल था, जो ऊपर मिट्टी गिरने की वजह से दबकर मेरे चेहरे के साथ लग गया था, सारे जिस्म पर मुझे ऊपर पड़ी हुई 3 फुट मिट्टी का बोझ महसूस हो रहा था। मैंने सोचा कि मुझे बुलंद आवाज में चीखना चिल्लाना शुरू कर देना चाहिए। शायद बाहर से कोई मेरी आवाज सुनकर गड्ढे के करीब आ जाए और मुझे इस अजाब से निजात दिलाए। अव्वल तो बाहर कोई नहीं था। मैं चीखता भी तो वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। दूसरी मुसीबत ये थी कि फर्ज करो वहाँ कोई आदमी भी आ जाता है और मेरी आवाज सुनकर गड्ढे में से मुझे निकाल भी लेता, तो मुझे बोलता देखकर वो ये समझता कि मुर्दा जिंदा हो गया है और भाग जाता। मेरे लिए वक्त रुक गया था। गड्ढे में पड़े हुए मुझे हाथ पर शदीद चुभन महसूस हो रही थी और ऐसे लगा कि कोई चीज मेरे ऊपर से रेंग कर गुजरी है। मैं गड्ढे में दबा हुआ था, इसलिए उसे न देख सका। गालिबन ये कोई सांप था जिसने मुझे काटा था। बाहर शायद रात गुजर चुकी थी। मुझे बड़ी मध्यम आवाजें दूर से गाड़ियों के गुजरने की किसी वक्त आ जाती। गाड़ी के इंजन या हॉर्न की बहुत धीमी सी आवाज आती और उसके बाद मौत जैसी खामोशी तारी हो जाती। अब मेरे साथ एक ऐसी बात हुई जिसका मैं कई रोज से इंतजार कर रहा था। शायद खुदा ने मेरी फरियाद सुन ली। मुझे चक्कर से आने शुरू हो गए। मैं समझ गया कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने दिल ही दिल में बड़ी आजिजी से दुआ मांगी कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मुझे सांप की शक्ल अता कर दे। मेरे सर के चक्करों की शिद्दत ज्यादा बढ़ गई। फिर एक जोर का चक्कर आया और मेरे जिस्म का बोझ मुझसे अलग हो गया। साथ ही मैं खुद भी जैसे अपने जिस्म से अलग हो गया और मैंने देखा कि मैं वही बालिश्त भर सांप की शक्ल में कंबल के अंदर खिसक रहा था। मेरे अंदर सांप की सारी जबिल्लतें पैदा हो गई थी। मैं मिट्टी के अंदर की और गड्ढे के बाहर की सारी खुशबुएं और बुएं महसूस कर रहा था।
मुझे कब्र की तारीकी में सब कुछ नजर आ रहा था। मुझे अपना आप हवा की तरह हल्का महसूस हो रहा था। मैं सांप से अलग भी था और सांप के वजूद में भी था। वही मिट्टी जो एक बोझ बनकर मेरे ऊपर पड़ी थी, अब मेरे रेंगने से खुद ब खुद आगे से हटती जा रही थी। मैं थोड़ी सी जिद्दोजहद के बाद कब्रनुमा गड्ढे से बाहर आ गया। बाहर दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। रात को कहीं से बादल आ गए थे। आसमान स्याह काले बादलों में छुप गया था। सर्द हवा चल रही थी। मैंने चारों तरफ सर घुमाकर अपनी जबान बार बार बाहर निकाल कर फजा को सूंघा। मुझे एक जानिब से एक ऐसी बू आती महसूस हुई जिससे मैं मानूस था। मैं फौरन समझ गया कि ये मेरे साथी कमांडो मंजर खालिद के जिस्म की बू थी। मगर ये बू एक तो बेहद मध्यम थी, दूसरे हवा की वजह से किसी वक्त आती और किसी वक्त अचानक गायब हो जाती। समत का तायुन करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन कमांडो खालिद की बू ने मुझे ये बता दिया था कि वो दिल्ली शहर में ही है, दिल्ली से बाहर नहीं गया। शाम की हैसियत से मैं कमांडो खालिद की बू से इसलिए मानूस हो गया था कि वो काफी देर से मेरे साथ रह रहा था। मुझे अब कमांडो खालिद के पास पहुंचना था। मैं गड्ढे से निकलकर एक तरफ सरकंडों में छुप कर बैठ गया और कमांडो खालिद की बू का तायुन करने लगा कि ये किस समत से आ रही है। हवा के झोंके बार बार बू को मुझसे दूर कर देते थे, फिर भी मैंने मालूम कर लिया कमांडो खालिद की बू एक खास समत से बराबर आ रही थी। मालूम होता था कि वो किसी जगह बैठा हुआ है या छुपा हुआ है। अगर वो वहां से हरकत करके किसी दूसरी तरफ चला जाता तो उसकी बू जरूर इधर उधर या आगे पीछे हो जाती। लेकिन मैंने सांप की हैसियत से अपनी जबिल्लत की मदद से मालूम कर लिया कि कमांडो खालिद एक खास जगह पर मौजूद है, क्योंकि उसके जिस्म की बू एक समत से थोड़े थोड़े वक्फे के बाद मुसलसल आ रही थी और उसमें जरा सी भी कमी बेशी नहीं हो रही थी। मैंने अल्लाह का नाम लेकर उस समत को रेंगना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।